नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आप ये बुलेटिन हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। तो पाकिस्तान पर आरएसएस के बयान को कांग्रेस के बयान ने पाक प्रेम कहा, लेकिन केरल में कांग्रेस खुद फंसती हुई नजर आ रही है। चुनावी नतीजों के 10 दिन बाद भी सीएम पर सस्पेंस ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। वहीं पीएम मोदी की बचत करो अपील पर खड़गे ने सरकार के हजारों करोड़ प्रचार खर्च का हिसाब मांग लिया। मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब सीधे किसानों तक पहुंच गया है। डीएपी खाद 40% तक महंगी हो सकती है। साथ ही ईरान के नए समुद्री समझौते ने ग्लोबल पावर गेम को और ज्यादा उलझा कर रख दिया है। इन खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं शाम की 5 बड़ी खबरें। पाकिस्तान पर आरएसएस का बयान, कांग्रेस ने घेरा, बोली उजागर हो गया प्रेम। केरल सीएम पर सस्पेंस जारी, कांग्रेस के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। पीएम के बचत वाले बयान पर बवाल, खड़गे ने उठाए प्रचार पर सवाल। तमिलनाडु में विवाद के बाद विजय ने एक दिन में रद्द की ज्योतिषी की नियुक्ति। ईरान ने पाकिस्तान इराक के साथ किया तेल जहाजों पर नया समझौता। पाकिस्तान पर आरएसएस सरकार वाहक दत्तात्रेय होसबले के बयान को कांग्रेस ने दोहरा रवैया बताया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आरएसएस का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से उजागर हो गया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि आरएसएस के नेता जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ बातचीत, वीजा, व्यापार और खेल संबंधों की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वही पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में 2015 की उस घटना का भी जिक्र किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कथित बयानों का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हमारा भाई कहा था। कांग्रेस ने अपने बयान में ये भी आरोप लगाया कि एक तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद फैलाता है, जबकि दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी उसके साथ नरमी का रवैया अपनाते हैं। कांग्रेस ने इस रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए इसे देश हित के खिलाफ बताया। केरल में मुख्यमंत्री के नाम पर 10 दिनों से सस्पेंस बनाकर रखना अब कांग्रेस के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। वायनाड में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ पोस्टर लगने से राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। एक पोस्टर में लिखा गया कि राहुल और प्रियंका, वायनाड तो अब भूल जाओ, यहाँ से दोबारा जीत नहीं पाओगे। वहीं दूसरे पोस्टर में केसी वेणुगोपाल पर भी तंज कसते हुए कहा गया कि भले ही राहुल गांधी के करीबी हो, लेकिन केरल की जनता ये फैसला कभी माफ नहीं करेगी। एक अन्य पोस्टर में तो यहाँ तक लिखा गया कि ये चेतावनी नहीं है, लेकिन राहुल और प्रियंका के फैसलों को केरल कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। केरल की राजनीति में नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म होने के करीब पहुंच रहा है। केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बुधवार को संकेत दिए कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा आज ही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के साथ चल रही सभी चर्चाएं अब लगभग पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। सनी जोसेफ ने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ के नेता और कार्यकर्ता लगातार हाईकमान के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री का नाम दिल्ली से घोषित किया जाएगा और अब अंतिम निर्णय लगभग तय माना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी के अस्पताल में होने की वजह से थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन फैसला अब अंतिम चरण में है। तमिलनाडु के सीएम विजय ने एक दिन के भीतर ही अपने ज्योतिषी रिकी राधन पंडित की नियुक्ति को वापस ले लिया है। वेट्रीवेल की मुख्यमंत्री कार्यालय में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर बनाए जाने के फैसले पर विपक्ष और सहयोगी दलों दोनों ने कड़ा विरोध जताया था, जिसके बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये नियुक्ति हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। सरकार को समर्थन दे रहे वीसीके, सीपीआई और सीपीएम जैसे दलों ने भी इस फैसले पर खुलकर आपत्ति जताई। वीसीके विधायक वाणी अरसू ने कहा कि सरकार को वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, न कि अंधविश्वास को। लेफ्ट पार्टियों ने भी इसी रुख को दोहराते हुए कहा कि सार्वजनिक पदों पर ऐसे फैसले गलत संदेश देते हैं। तमिलनाडु में दलपति विजय की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीतकर अपनी ताकत दिखा दी है। 234 सदस्यीय विधानसभा में विजय सरकार ने पक्ष में 144 वोट पड़े, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। फ्लोर टेस्ट शुरू होने से पहले ही पूरा सियासी माहौल गर्मा गया था। 59 विधायकों वाली डीएमके ने विश्वास मत का बहिष्कार कर दिया और सदन से वॉकआउट कर गए। डीएमके के बाहर जाने के बाद सदन में बहुमत का आंकड़ा और आसान हो गया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री विजय ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद वोटिंग हुई, जिसमें सत्ता पक्ष को भारी समर्थन मिला। बीजेपी ने इस दौरान न्यूट्रल रहने का फैसला किया। एआईएडीएमके के 24 विधायकों ने विजय सरकार के समर्थन में वोट डाले, जबकि एक विधायक वोटिंग से गायब रहे और 5 विधायकों ने न्यूट्रल रुख अपनाया। विजय सरकार को कांग्रेस,
सीपीआई, सीपीएम, बीसीके, आईयूएमएल और एएमएमके जैसी पार्टियों का समर्थन मिला। यही समर्थन विजय के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। मणिपुर में चर्च नेताओं पर घातक हमला, तीनों की मौत। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा डॉक्टर संगठन। पीएम की बचत अपील पर खड़गे ने दिखाया प्रचार का खर्चा। हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में, पाकिस्तान ने किया बड़ा समझौता। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। बुधवार सुबह 3 चर्च नेताओं पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें तीनों की मौत हो गई। ये हमला इम्फाल तामेंगलोंग हाईवे पर कोटलेन और कोटजम गांव के बीच में हुआ। सुबह करीब 10 बजे चर्च नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल धार्मिक बैठक में शामिल होने के लिए यात्रा कर रहा था। तभी संदिग्ध उग्रवादियों ने उनके वाहनों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। संगठन ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे नगा उग्रवादी संगठन और ZUF के कैडरों का हाथ है। संगठन का कहना है कि चर्च नेताओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। चर्च नेताओं की हत्या के बाद कुकी संगठनों में भारी नाराजगी है। कुकी छात्र संगठन ने चुरचांदपुर में बंद का भी ऐलान कर दिया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा लीक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फैमा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग की है। फैमा ने अपनी याचिका में एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। संगठन ने आरोप लगाया कि परीक्षा आयोजित करने में सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है और मौजूदा व्यवस्था छात्रों का भरोसा खो चुकी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि या तो एनटीए को पूरी तरह से बदल दिया जाए या फिर उसकी संरचना में बड़े स्तर पर सुधार कर दिए जाएं। याचिका में मांग की गई है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा कराई जाए और ये परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। फाइमा चाहता है कि कोर्ट एक हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी बनाए जिसमें अध्यक्षता जिसकी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। इस कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट को भी शामिल करने की मांग की गई है ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बन सके। पीएम मोदी की बचत और सादगी की अपील पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को उनके ही प्रचार के खर्चे का लेखा जोखा थमा दिया। खड़गे का कहना है कि एक तरफ सरकार जनता से सादगी अपनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद प्रचार और छवि निर्माण पर भारी खर्चा कर रही है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार हर दिन करीब 1.5 करोड़ रुपए केवल विज्ञापनों और प्रचार पर खर्च कर रही है। उन्होंने दावा किया कि साल 2014-15 से लेकर 2024-25 के बीच बीजेपी सरकार ने कुल 5,987 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ये मॉडल कमजोर और वंचित वर्गों की आर्थिक गरिमा को प्रभावित करता है, जबकि राजनीतिक दिखावे पर बेहिसाब खर्च किया जाता है। उनके मुताबिक जब आम लोगों से बचत और संयम की अपील की जाती है, तब सरकार को भी अपने खर्चों पर आत्ममंथन करना चाहिए। केंद्र सरकार ने बुधवार को सोने और चांदी पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया। सरकार के इस बड़े फैसले का असर कुछ ही घंटों में बाजार पर दिखाई देने लगा और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ गया। MCX पर सोने की कीमत करीब 6% बढ़कर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी भी तेजी से महंगी हुई और इसकी कीमत लगभग 6% उछलकर 2,95,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद विदेशों में सोना और चांदी की खरीद को कम करना है ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव कम किया जा सके। सरकार के इस फैसले के बाद अब सराफा बाजार में ग्राहकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस मौसम में और त्योहारों और शादी के सीजन में सोना चांदी खरीदना अब और ज्यादा महंगा होता जाएगा। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण DAP खाद की कीमतें 40% बढ़ गई हैं, जिससे सरकार और किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। भारत सरकार ने अब करीब $930 प्रति टन के हिसाब से खाद का सौदा किया है। जंग शुरू होने से पहले यही खाद काफी कम दामों पर मिल रही थी। दरअसल खाद बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल उसी रास्ते से आता है जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की बेंचमार्क कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं। सरकार ने मानसून की फसलों के लिए भारी मात्रा में खाद का ऑर्डर दे दिया है। चावल, मक्का और सोयाबीन की बुवाई के लिए ये समय बहुत कीमती है। खाद के साथ साथ यूरिया की कीमतों में भी लगभग दोगुना इजाफा हो गया है। हालांकि सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, लेकिन बढ़ते दामों से खजानों पर बोझ बढ़ेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण कर
इराक और पाकिस्तान के तेल जहाजों को रास्ता देने का गुप्त समझौता कर लिया है। दरअसल युद्ध की वजह से दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुक गई थी। इराक की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही तेल की कमाई पर टिकी हुई है। वहीं पाकिस्तान में बिजली बनाने के लिए गैस की भारी किल्लत हो गई थी। अब ईरान की हरी झंडी मिलने के बाद इराक के बड़े टैंकर सुरक्षित निकल सके हैं। कतर की गैस लेकर भी 2 जहाज अब पाकिस्तान की तरफ रवाना हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान अब इस रास्ते का अकेला मालिक बनना चाहता है। इससे अमेरिका की घेराबंदी और ब्लॉक करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। सभी खबरों के ताजा अपडेट्स के साथ हम फिर से हाजिर होंगे रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be